Nazreen, when we look at the economic canvas, we see challenges all across, and the biggest misnomer is the misnomer of the external account. एक्सटर्नल अकाउंट की वजह से आज हमें देखने में आ रहा है कि ट्रेडर्स और इंपोर्टर्स जो हैं वो बैंक की ब्रांचेस के सामने शीशे तोड़ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन के पेपर्स मांग रहे हैं और एलसी ना खुलने की गवर्नमेंट से, वज़ीर ख़जाना से शिकायत कर रहे हैं। ये सिचुएशन अगर परसिस्ट करती है फॉर 3 वीक्स टाइम, तो कहा जा रहा है कि रिज़र्व्स की पोजीशंस ऐसी हो जाएंगी कि पाकिस्तान में आटा, दाल, चावल, इस तरह की जो अजनास हैं उसकी शॉर्टेज हो जाएगी और लोग सड़कों पे आ सकते हैं। सो दिस इज़ हाई टाइम दैट गवर्नमेंट शुड लुक इनटू इट। गवर्नमेंट को अब सिर्फ अपोजिशन खेलने की गेम से बाहर आना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई और आ जाएगा और गवर्नमेंट को चैलेंजेस फेस करने होंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे अली फरीद ख्वाजा, और आज हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सटर्नल अकाउंट का जो चैलेंज है वो क्या है और गवर्नमेंट कौन से मेजर्स लेके इस मसले को हल कर सकती है। अली फरीद ख्वाजा साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। ग्रेट, नाइस ऑफ यू, आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं, हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकालते हैं। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान का अनसर्टेनिटी है और इकनॉमिक फ्रंट पर लोग काफ़ी पुरुम्मीद थे कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बट अभी भी सिचुएशन वही है जहां अप्रैल लास्ट ईयर में थी। सो हाउ ग्रिम एंड चैलेंजिंग दिस सिचुएशन इज़। आप मुल्क से बाहर भी रहते हैं और लोगों के सेंटिमेंट भी देखते हैं, सो हाउ डू यू लुक एट थिंग्स। अब वो जो बाहर वाले एंटिटीज़ हैं, कॉरपोरेशंस हैं और स्पेशली जो इन्वेस्टर्स हैं, वो पाकिस्तान को इस वक्त कैसे देख रहे हैं? जी, द सिचुएशन इज़ वेरी ग्रिम एज़ यू नो कि पाकिस्तान जो है हमें डिफ़ॉल्ट का रिस्क है और इंटरनेशनल मार्केट्स में तो बॉन्ड प्राइसिंग गेम प्ले कर रही है कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप 2 कंट्रीज़ जिनमें डिफ़ॉल्ट का सबसे ज़्यादा रिस्क है। राइट। इसलिए हमारी गवर्नमेंट जो है वो पैसे मांगने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ पे जा रही है। और अभी तक जो कमिटमेंट्स आई हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन तक की बजटरी सपोर्ट की कमिटमेंट्स है। हमारा गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो सिचुएशन लुक्स वेरी ग्रिम एंड स्टेबिलिटी शायद जब ही आए जब अगर हम क्रेडिबली आईएमएफ प्रोग्राम में एंटर करें और वो सारे रिफॉर्म जो आईएमएफ चाहता है वो हम फुलफिल करें। इट्स आयरॉनिक क्योंकि जैसा आपने बोला कि ये सिचुएशन आज से नहीं, इनफैक्ट मैं थोड़ा और पीछे चला जाऊं तो इवन जब इमरान खान की हुकूमत आई, अगर आपको याद हो तो पहले 6 महीने यही होता रहा कि हम आईएमएफ के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। 1 साल लगा उनको ये रियलाइज़ करने में कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हम आईएमएफ प्रोग्राम में गए और उसके बाद से अनफॉर्चुनेटली हम एक के बाद दूसरे प्रोग्राम में जा पैसे लेते हैं आईएमएफ से एक ट्रांच के, और उसके बाद जो भी कंडीशनैलिटीज़ होती है उनको ब्रेक कर देते हैं। राइट। तो इस वक़्त यही हुआ है कि हमने आईएमएफ के प्रोग्राम में हम गए थे, उनसे पैसे लिए थे और उसके बाद जो उन्होंने कंडीशनैलिटी लगाई थी उसको हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसलिए अगली ट्रांच रुकी भी है। जब तक वो ट्रांच नहीं आती, जब तक ये अनस्टेबिलिटी रहेगी। तो इस वक़्त तो पाकिस्तान इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबॉडी टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। ओके, अली फरीद ख्वाजा, ये बताएं कि गवर्नमेंट के क्वार्टर्स जो ये कह रहे हैं कि ये न्यू ईयर की छुट्टियों के बाद जनवरी 15 और 16 को चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी और $1.1 बिलियन आईएमएफ रिलीज़ कर देगा, पर जो आईएमएफ के अपने प्रेस रिलीज़ हैं और जो पाकिस्तान में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बड़ा क्लियर हैं इस बात पर कि सर्टन कंडीशंस जो कि पाकिस्तान को मीट करनी है। और अब हम कल से सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट लेवी को भी ठीक करने जा रही है, जहाँ पर एसएसटी की चीज़ें हैं वो मेजर्स भी लेने जा रही है, और फाइनली सर्कुलर डेट के ऊपर भी गवर्नमेंट कुछ एक्शंस लेने जा रही है। सो यू थिंक इट दीज आर द कंडीशंस ऑफ आईएमएफ जो हमने नहीं मीट की, या वाकई गवर्नमेंट सच कह रही है कि ये न्यू ईयर की छुट्टियों का केस है? जी, इट्स आयरॉनिक एंड इट्स ट्रैजिक एज़ आप जैसा आप कह रहे हैं कि इस बार ना सिर्फ इस बार काफ़ी अरसे से डिसइन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है। हम कुछ कहते हैं, आईएमएफ कुछ और कहता है, फिर हम कोई क्लेम करते हैं वो उसके बरक्स क्लेम कर देता है। तो अब तो ये छोटी-छोटी बातों में भी आ गया कि टेलीफ़ोन हमने किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया था कि उन्होंने किया था। सो वी डोंट नो बिकॉज़ ऑफ सो मच नॉइज़ एंड सो मच अनसर्टेनिटी वी डोंट नो व्हाट द रियल सिचुएशन इज़। मगर हमें ये ज़रूर पता है कि आईएमएफ के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। राइट। जिसका मतलब ये है कि सूनर और लेटर
جب بھی گورنمنٹ کو یہ ریئلائز ہوگا, جب بھی when they'll get the act together, they will have to agree to the conditionality of IMF, do the reforms which they are asking, کیونکہ اس کے علاوہ تو آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. رائٹ. اور یہ جو گورنمنٹ کی کوارٹر سے ایک اور امپریشن آ رہا ہے کہ سعودی عرب نے $10 بلین کمٹ کر دیے, $10 بلین کی فلڈ ریلیٹڈ ایڈ کمٹ ہو گئی ہے. یو اے ای جو ہے وہ اندر $1 بلین کمٹ کر رہا ہے, پچھلے $2 بلین جو ہیں وہ یو اے ای اس کی پیمنٹ کو ڈیفر کر رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات واقعی ایسی ہے کہ اس کو کوئی بھی مان لے بغیر آئی ایم ایف پروگرام کے؟ یو تھنک دیس کنٹری ول سپورٹ؟ بیکاز ریسنٹ ٹریک ریکارڈ تو یہ نہیں بتاتا. جی آپ نے صحیح کہا, مگر اس کو دو طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پہ جو گورنمنٹ کی ایکشنز ہے ٹو گیدر سپورٹ فار کلائمیٹ چینج اور جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہے, دوز آر گڈ اسٹیپس. یہ اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ گلوبل اسٹیک ہولڈرز کو انگیج کر رہی ہے, اور جا کے جنیوا میں انہوں نے کانفرنس کی. اب وہ جو گورنمنٹ نے خود بھی کلیریفیکیشن کی ہے کہ ادھر سے جو $10 بلین یا $9 بلین کا جو نمبر ہے, وہ majority of that is project based support, it's not budgetary support. تو اور it won't materialize in the short term. وہ تو جب ہم پروجیکٹ سبمٹ کریں گے اور اس کے بیسس پہ اگر وہ پروجیکٹ ایویلیویٹ کریں اور ان کو لگے کہ پروجیکٹس جو ہیں ان کی سینس بنتی ہے تو وہ انویسٹ کر دیں گے, ورنہ اگر ہم پروجیکٹ ان کو وائبل نہیں لگے تو وہ نہیں انویسٹ کریں گے. سو اٹس ناٹ, دوز سپورٹ آر ناٹ دیئر فار بجٹری سپورٹ, اینڈ وہ ہمیں آئی ایم ایف کے مسئلے سے یا بجٹری جو ہمارا ایشو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا اور جو ڈیفالٹ کی سچویشن ہے, لیکوڈیٹی کا جو کرنچ ہے, اس کو سالو نہیں کرے گا. اس پہ ضرور اب جیسے آپ نے بولا ہے کہ سعودی عربیہ کی سپورٹ کی ایکسپیکٹیشن ہے, وہ نمبر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم $5 بلین تک انکریز کر سکتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ $2 بلین اور, مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم دے رہے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم وی آر کنسیڈرنگ اٹ. اور آج ہی نمبر آیا ہے کہ یو اے ای ول گیو سم سپورٹ. سو اگر آپ دیکھیں تو مطلب وہی $1, $2, $3 بلین جو ہیں وہ دے ول بائی یو 3-4 months, دے ول ناٹ بائی یو اے ایئر. اور یہ ایشو جو ہے یہ اب ایک سال کا بھی نہیں ہے, اگلے سال بھی آپ ایوری ایئر آلموسٹ یو نیڈ $20 بلین ایش. تو $20 بلین کا گیپ ہے, اور $1 یا $2 بلین سے تو صرف آپ اس مسئلے کو 1 یا 2 مہینے تک ڈیلے کر سکتے ہیں, جو کہ ہم پچھلے 3-4 سالوں سے کرتے آ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ اور بڑھتا جا رہا ہے. اور جیسے میں نے بولا کہ یہ چیز ایگزیکٹلی وہی آپ پی ٹی آئی کے گورنمنٹ لے لے اسد عمر کے آنے کے بعد انہوں نے یہی اسی طرح 1 سال ضائع کیا, یہی سوچتے ہوئے کہ ہم چائنا سے پیسے لے لیتے ہیں, سعودی سے پیسے لے لیتے ہیں, اور پھر 1 سال لگانے کے بعد وہ آئی ایم ایف کے پاس گئے جب حفیظ شیخ پھر فائنانس منسٹر بنے. تو ہم غلطی ہماری شاید یہ ہے کہ وی آر ناٹ شوئنگ کنسسٹنسی آن آر کمٹمنٹ آن ڈوئنگ دا ریفارمز وچ آر نیڈیڈ ٹو سالو دا پرابلم ان دا فرسٹ پلیس. اوکے گریٹ. یہ بتائیں کہ یہ تو جو شارٹ ٹرم میجرس ہیں وہ گورنمنٹ چاہے یا نہیں چاہے یہ نہیں لیں گے تو کسی اور کو آ کے لینے ہوں گے, بیکاز اس کا معاملہ جو ہے وہ ملک کی سلامتی سے کنیکٹڈ ہے. بٹ لانگ ٹرم میں آپ سے ٹائم اینڈ اگین ہماری بات چیت ہوتی ہے اور ہم ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں آن دا سائڈ لائنز کہ کوئی ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہونی چاہیے کہ جو لانگ ٹرم پہ جو پالیسی میجرس ہیں اس کو میک شور کرے کہ اس میں کنٹینیوٹی رہے. سو پاکستان کے جو مسائل ہیں 2 سال کی گروتھ اور تیسرے سال میں پھر سے مسائل, اور پھر ایک دم 6% سے 1% کے اوپر, اور پھر ایک دم 6% پہ, یہ کتنا نیچرل ہے, کتنا لاجیکل ہے؟ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارا انفارچونیٹلی آر اکنامک سائیکلز ہیو بیکم ٹائڈ ٹو پولیٹیکل سائیکلز. تو پولیٹیکل سائیکل جو ہے وہ 3 سال کی حکومت اور 2 سال کا لڑائی, تو اسی طرح ہمارے اکنامک سچویشن بھی یہ ہے کہ 3 سال یا 2 سال کی اسٹیبلٹی اور پھر 3 سال کی ڈاؤن ٹرن اور ایشوز. سو اور جب تک ہم اس کو بریک نہیں کریں گے, جب تک لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کر سکیں گے, جب تک اکانومی امپروو نہیں کرے گی, اور انفارچونیٹلی پچھلے کئی سالوں کے بعد ہم اس سچویشن پہ پہنچ گئے ہیں کہ وی آر ایٹ اے پوائنٹ آف نو ریٹرن, وی ہیو ٹو سالو دس, کیونکہ اکانومی اس کو برداشت نہیں کر سکتی. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ باقی ملکوں میں بھی ایسے ایشوز رہے ہیں, دنیا کے کئی ممالک نے ڈیفالٹ کیا ہے. انڈیا 90s میں انڈیا کی یہ سچویشن تھی, 91 میں انڈیا ہیڈ اے میسو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس, ان کو اپنا گولڈ ریزروز بیچنے پڑے, اور اس کے بعد انہوں نے یہ ایک کنسنسس ڈیولپ کیا کہ جو مرضی ہو پولیٹیکل اکانومی پر,
ہم economic side پر we will focus on building our reserves and we will do the reforms which are needed. جو جو مرضی ہو حکومت میں. اسی طرح ایسٹ ایشین کرائسس میں یہ جو تھائی لینڈ کی اکانومیز اور انڈونیشیا کی اکانومی، یہ ساری اکانومیز جو تھی یہ ڈیفالٹیڈ ان 98. اور ان کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ they had a lot of foreign debt which was dollar denominated and they didn't have enough dollar earnings to pay them. تو اس کے بعد انہوں نے بھی یہی کیا کہ اب جو ہے لیٹس فوکس آن بلڈنگ دا ریزروز اینڈ سو پاکستان نیڈس دیٹ لانگ ٹرم کنسنسس فار اکنامک پالیسی میکنگ. اوکے گریٹ. علی فرید خواجہ صاحب، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. ناظرین ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے علی فرید خواجہ نے ہمیں بتایا کہ جو پاکستان کے جو چیلنجز ہیں اس میں سب سے بڑا چیلنج، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ہے. اور پاکستان کی یہ کائنڈ آف دس از مس فارچونیٹ، اور بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ پاکستان میں سیاسی استحکام جو ہے وہ کئی سالوں سے، کئی ڈیکیڈ سے نہیں آیا. اور پاکستان کا جو لانگ ٹرم سلوشن ہے وہ بھی اسی بات میں ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہو. اور انڈیا کی مثال دیتے ہوئے علی فرید خواجہ نے ہمیں سمجھایا کہ 1990s میں جب وہاں کرائسس آیا تھا تو آئی ایم ایف کے پروگرام کو انڈیا نے بائی ہارٹ اینڈ سول جوائن کیا، فالو کیا، آبزرو کیا. اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سیاست وہاں الگ چلتی ہے اور معاشی معاملات بالکل الگ چلتے ہیں. اینڈ دیر از اے کنسنسس ان دی انڈین نیشن کہ کچھ ہو جائے، جو اکنامک پالیسیز ہیں اس میں کنٹینیو رکھی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی جو کیپٹل مارکیٹ ہے اس کی کیپٹلائزیشن بھی 1000 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، اس کے ریزرو بھی 1000 ارب ڈالر سے زیادہ ہیں. دیٹ از جسٹ بیکاز آف دا ریزن کہ وہاں پر سیاسی استحکام ہو نہیں ہو، معاشی استحکام ضرور ہے. تو علی فرید خواجہ صاحب، یہ جو ہماری معیشت میں ہول اینڈ سول ڈپینڈنس ہے آن امپورٹ، دالیں کینیڈا سے آتی ہیں، دال چاول یورپی ممالک سے آتے ہیں پاکستان کے اندر، چھوٹی چھوٹی ایکوپمنٹ کے لیے بات سمجھ میں آتی ہے. بٹ پاکستان ایک زرعی ملک ہے. پاکستان کیا کرے کہ اس کا جو ہے امپورٹ کے اوپر سے ریلائنس کم ہو سکے؟ جی، تو وہی وی نیڈ اکنامک پالیسیز وچ allow that and encourage that. So جیسا آپ نے بولا کہ اب تو ہمیں اس بات کا سب کو احساس ہے کہ یہ سچویشن نہیں چل سکتی جب آپ کی اگر ہر چیز ہی باہر سے امپورٹ ہو رہی ہے اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں ڈالر میں ان کو دینے کے لیے، تو آپ کا پورا کنٹری ڈیفالٹ ہو جائے گا. آپ کو آئل، جو ضروری اشیاء ہے جو باہر سے خریدنی ہیں، جس طرح آئل ہے، اس کے تک پیسے نہیں رہیں گے آپ کو دینے کے لیے. سو clearly this situation cannot last and it was never sustainable. It was bad economic policy. And اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ساری کی ساری امپورٹ کو یکدم بند کر دیا ہے. اور eventually we will need to do all of this adjustment. It will be a painful adjustment. It will start with exchange rate. So جو exchange rate کو ہم نے ابھی artificially fix کیا ہے، اس کو adjust کرنا پڑے گا. اور ایڈجسٹ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ایکسچینج ریٹ جو ہے اوور شوٹ کرے، اور ہو سکتا ہے کہ سال کے اینڈ تک جو ہے وہ 270 سے بھی 275 کو بھی کراس کر جائے. بیکاز the exchange rate is the only mechanism which determine، یہ جو آپ نے ایکسپورٹ امپورٹ کا بیلنس کی بات کی، that's the only mechanism جو ایک فری مارکیٹ میں ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح اپنے ڈومیسٹک پروڈکشن کو انکریز کرتے ہیں. رائٹ. بٹ آر دیر سرٹن تھنگس کہ جس کی امپورٹ کو گورنمنٹ کو کنسیڈر کرنا چاہیے، اور پاکستان کے اندر کوئی پاکستان کی بھی پروڈکٹس ایسی ہیں کہ جس کے اوپر باہر سے زر مبادلہ خرچ کیے بغیر وہ پروڈکشن کی جا سکے؟ جی دیکھیں نا، جیسا میں بول رہا ہوں کہ ایکسچینج ریٹ ہی وہ پرائسنگ ہوتی ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس طرح آپ اپنے ڈومیسٹک انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرتے ہو. کیونکہ پاکستان میں ایک بہت لمبا پیریڈ رہا جس میں ہم نے ایکسچینج ریٹ کو فکس رکھا $100 کے اوپر 4-5 سال، جب یہ ڈار صاحب کی پچھلی حکومت میں یہ فائنانس منسٹر تھے. تو اس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ اٹس چیپر ٹو امپورٹ تھنگس فرام آؤٹ سائڈ دین ٹو میک اٹ، کیونکہ ہم نے ایکسچینج ریٹ میں اس کی پرائسنگ اس کی غلط کر دی. اور وہ جو ایک
इकोनॉमी पे डायनामाइट जो था वो अभी तक हम उससे डील कर रहे हैं और कोई भी हुकूमत उसको उस इशू की सिग्निफिकेंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकी। उन्होंने बातों में तो बात को बोला मगर उस अर्जेंसी को रियलाइज नहीं कर सके। आपने जैसा बोला कि काफ़ी चीज़ें तो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, जिस तरह या ऑयल हम नहीं बनाते तो हमें ऑयल तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। राइट मगर नॉन एसेंशियल आइटम्स को वी वोंट हैव एन ऑप्शन बट टू प्रोड्यूस देम डोमेस्टिकली। Okay, great. So when you look at the investment climate of the Asia और ये जो दुनिया में commodity pricing के ऊपर एक super cycle की बातें हैं अभी भी सिवाय ऑयल के बाकी जगहों पर तो challenging situation है. So globally आपको 2023 कैसा दिखता है कसाद बाजारी के challenges के हवाले से? ग्लोबली दुनिया में रिसेशन की बातचीत है और एक्सपेक्टेशन यही है कि की मार्केट्स में इंक्लूडिंग यूएस, यूके में तो सर्टनली एंड यूरोप में डेफिनेटली रिसेशन आएगा। क्वेश्चन ये है कि कितना डीप रिसेशन होगा और यहाँ के सेंट्रल बैंक के पास टूल्स होते हैं उस रिसेशन को उसको छोटा करने के लिए, तो वो उन टूल्स को कितना यूज़ करेगा। issue ये है कि in the past the central banks have avoided deep recession by using those tools aggressively, monetary policy को quantitative easing Yeah. शुरू कर देते हैं, मगर उसकी वजह से दुनिया भर में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। यूके में इस वक्त 45 ईयर हाई इन्फ्लेशन है, ग्लोबली इन्फ्लेशन 9% है। सो हो सकता है कि इस बार वो टूल्स को इफेक्टिवली यूज़ ना करें, जिसकी वजह से रिसेशन जो है वो थोड़ा ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हो। सो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी दिस ईयर। तो आप भी उन लोगों में से जो समझते हैं कि बिकॉज ऑफ द रिसेशंस और काइंड ऑफ डिप्रेशंस इन द नॉर्थ अमेरिकन एंड यूके रीजन पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट होती हैं उसमें भी मसाइल का शिकार होगा पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, इंडिया भी? जी, मैंने इसमें ज़्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं किया, मगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स काफ़ी छोटी हैं और काफ़ी या फोकस्ड हैं जस्ट ऑन वन सेक्टर व्हिच इज़ टेक्सटाइल्स। या सो उस छोटे बेस इम्पैक्ट में ओवरऑल कितना हिट आएगी, तो डेफिनेटली हिट तो शायद थोड़ी बहुत आई। वो तो वैसे भी हम वी आर रीडिंग दिस दैट टेक्सटाइल सेक्टर्स जो है पाकिस्तान में वो शट डाउन भी कर रहे हैं क्योंकि उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहे। तो सो सर्टेनली देयर विल बी सम हिट फ्रॉम द रिसेशन। ओके अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जो डॉलर है वो 270 तक जा सकता है। मैं पूरी ज़िम्मेदारी से आपको बता सकता हूँ कि ओपन मार्केट में लोगों को ये 260 रुपये के आसपास मुश्किल से एक्सेस होती है, बिकॉज जिनकी मजबूरी होती है वो कांटेक्ट करते हैं और वो ख़बरें भी इसी तरह की देते हैं कि सिचुएशन इज़ वेरी बैड। सो जो इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम द यूरोप, मिडल ईस्ट एंड अदर रीजन पाकिस्तान में आपको दिखते हैं ऐसे हालात, और बाहर के भी ऐसे हालात दिखते हैं कि पाकिस्तान में कोई एफडीआई का सफ़र हो, कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे? पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर आरडीए से भी रिलेटेड एक आध सवाल है मेरे पास। जी, आपने एक्सचेंज रेट की बिल्कुल सही बात की। इनफैक्ट मैं अपना भी बता सकता हूँ, मैं भी पाकिस्तान जब आया हुआ था तो मैं वापस जब जा रहा था तो मैंने कुछ रुपीस को कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो ओपन मार्केट में 260-262 का रेट चल रहा था और वो भी उसमें मुझे नहीं मिल सके, इवन $5,000 नहीं मिल सके। सो आई थिंक इफ यू वांट टू बाय इन क्वांटिटी देन 270 पे तो अभी भी शायद आपको जाके 270 पे ही या मिल रहा हो कहीं। तो सो उस लिहाज से देखते हुए कि जैसा मैंने बोला कि 275 को तो क्रॉस कर जाएगा। सो यू आर राइट दैट जस्ट वांट टू बी केयरफुल बिकॉज दीज आर सेंसिटिव नंबर्स एंड पॉइंट्स, बट आई ऑफ कोर्स एक्सचेंज रेट विल कम अंडर सिग्निफिकेंट। राइट। तो फ्रॉम हेयर जैसे आपने कहा, दूसरा सवाल आपका था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है पाकिस्तान में कि नहीं। जिस हम बात करें कि जब एक्सचेंज रेट की इतनी अनसर्टेनिटी है और कंट्री के डिफ़ॉल्ट होने के बातें जितनी ज़्यादा चल रही है, तो उस लिहाज में तो डेफिनेटली कोई लोग ज़्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की बात नहीं करते। इनफैक्ट जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वही ये सवाल पूछते हैं कि अब हम क्या करें, जिनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं कि अब क्या करें, बेच दें, वेट करें, तो ज़्यादा सवाल उन्हीं से ही आते हैं। रीजनली सऊदी अरेबिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंटरेस्ट आता है पाकिस्तान का, और उसकी 2 वजूहात हैं, 3 वजूहात हैं। एक तो ये कि सऊदी अरेबिया के पास खुद इस वक्त बहुत ज़्यादा पैसा है, they are growing, they are confident, they are expanding, they want to invest internationally. So एक उनका अपना चेंज है काफ़ी ज़्यादा। दूसरा, they want to invest in Pakistan.
for good of Pakistan, they have slightly good brand image of Pakistan compared to other regions in the GCC. And the third thing is कि technology sector पे उनकी companies के पास जो पैसा है वो they realize that Pakistan is a market where talent is available. Okay. So, and it's a large market. So इन तीन वजह से Saudi Arabia is that only market where जहाँ पे investors जो हैं वो मुझसे पाकिस्तान के बारे में काफ़ी engage करते हैं, मगर एक्सचेंज रेट का अनस्टेबिलिटी की वजह से वो भी रुक जाते हैं और कहते हैं कि लेट्स वेट अंटिल दिस सिचुएशन प्लेज आउट. ओके ग्रेट. अली फरीद ख्वाजा साहब, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का. नाज़रीन, मिलते हैं एक वक्फे के बाद. वेलकम बैक नाज़रीन. नाज़रीन, वक्फे से पहले अली फरीद ख्वाजा हमें बता रहे थे कि रीजन्स में और स्पेशली द मीना रीजन और यूरोप में जो इंटरेस्ट है उसमें किस तरह के मसाइल हैं. यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में तो इतना इंटरेस्ट नहीं है बिकॉज ऑफ द क्राइसिस लाइक सिचुएशन एट देयर एंड एज वेल, बट इन टर्म्स ऑफ मीना रीजन सऊदी अरब का एक ख़ास इंटरेस्ट है जिसकी वजह से पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर सकता है कि नियर फ्यूचर में सऊदी अरब जो है विल कीप इन्वेस्टिंग इनटू पाकिस्तान. अली फरीद ख्वाजा साहब, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जो RDA है, रोशन डिजिटल अकाउंट, इसके जो नंबर्स हैं उसमें काफ़ी अरसे तक बातचीत रही कि वो नंबर्स एग्रीगेट हो जाते हैं, डबल काउंट हो जाते हैं. फिर फाइनली ये चीज़ सेटल हुई कि ये नंबर $5 बिलियन से क्रॉस कर गया है. सो अब सिचुएशन ये है कि फॉर लास्ट 6.5 months ये नंबर मुसलसल 15 to 20% का इसमें डिक्लाइन है ऑन अ मंथली बेसिस. यानी हमें जो इस वक्त तक $3.5 अरब की रेमिटेंसेस आनी थी वो सिर्फ $1.25 बिलियन तक आई हैं, 1.25 बिलियन तक आई हैं. सो घरों पे जो लोग पैसे भेजते हैं वो तो लोगों की नीड नहीं ख़त्म हुई, वो जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं ख़त्म हुई. सो ये पैसा फिर कहाँ जा रहा है? आई मीन घर सिस्टम में तो आ रहा है बट नंबर्स शो नहीं हो रहे कहीं पे. वाई? जी, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि एक्सचेंज रेट में ऑफिशियल रेट और ओपन मार्केट रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसलिए एक नॉर्मल सी बात है कि पीपल आर चूजिंग टू यूज़ इनफॉर्मल मेथड्स टू सेंड द मनी बैक, क्योंकि वो इतने कम रेट में क्यों भेजे जब उनको ज़्यादा रेट मिल रहा है. सो पाकिस्तान में लिक्विडिटी की कमी नहीं लगती. इनफैक्ट जिस तरह आपको ज़रूर एहसास होगा, मैं अभी पिछले दिनों कराची में था तो सारे रेस्टोरेंट्स फुल थे, सारी मार्केट्स भरी हुई थी, तो लोगों के पास लिक्विडिटी तो बहुत ज़्यादा है, मगर इशू जो हमारे हम सबको पता है कि टैक्सेस के इश्यूज हैं और गवर्नमेंट की रिजर्व्स के इश्यूज हैं. अच्छा, एक चीज़ मैं हाईलाइट करता रहा हूँ कि पिछले सवाल के जवाब पे कि हमें इस बात पे क्रेडिट देना होगा कि द गवर्नमेंट हैज़ डन अ रियली गुड जॉब एट एंगेजिंग ग्लोबल डोनर्स एंड ग्लोबल कंट्रीज फॉर सपोर्ट, स्पेशली US और यूरोप भी. और ये खास तौर पे इस गवर्नमेंट ने आकर काफ़ी ज़्यादा एंगेजमेंट की, और उसकी वजह से एक और सेक्टर जिसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है, जैसे हम क्लाइमेट चेंज की हमने बात की, उसके साथ साथ जो डोनर एजेंसीज है, जिस तरह वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB का तो हमने नाम ले चुके हैं, मगर उनके साथ साथ USAID और इस तरह जो US की गवर्नमेंट की और अदारे हैं, जैसा एक का नाम है OPEC, उसका नया नाम है DFC, वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. ओके ग्रेट. अच्छा, व्हेन यू लुक एट आवर मार्केट, नंबर ऑफ पीपल आर कंसर्न्ड के जिनके पास होल्डिंग है वो भी परेशान हैं, और जिन लोगों ने नई इन्वेस्टमेंट करनी है, नाउ दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड द इंटरेस्ट रेट, जिसके बारे में नाउ इट इज़ एन ओपन सीक्रेट कि इसमें 300 बेसिस पॉइंट को गवर्नमेंट ने बढ़ाना है. वो अपने सर्कल से भी मैसेज दे रहे हैं, बॉन्ड के मार्केट के नंबर्स भी बता रहे हैं. सो पहले थोड़ा सा अपने बॉन्ड्स मार्केट के बारे में, ट्रेजरी बिल्स के बारे में बताएं कि आप भी इस बात को सब्सक्राइब करते हैं कि इसको एनीवे 300 बेसिस पॉइंट तक बढ़ना होगा अगले 2-3 महीनों में? जी, बढ़ना पड़ेगा जी. एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट को बढ़ना पड़ेगा. वो बेशक वो 300 हो या 200 हो, उसका वी कैन हैव एन आर्गुमेंट ऑन दैट, मगर इंटरेस्ट रेट विल नीड टू गो अप. मेन इश्यूज के ये कि जब हम भी IMF के रिफॉर्म्स करेंगे और एक्सचेंज रेट को एडजस्ट करेंगे और ये सब्सिडीज को रिमूव करेंगे, तो इन्फ्लेशन विल गो टू 30%. अगर आपको याद हो, पहले एक्सपेक्टेशन ये थी कि इन्फ्लेशन जो है इस साल तो कम हो जाएगी और इट विल क्रिएट रूम फॉर सेंट्रल बैंक टू कट रेट्स.
ईयर ऑन ईयर इफेक्ट आ जाएगा, ऑयल प्राइसेस कम हो रही है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। सो वो तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर इन्फ्लेशन 30% होती है, दैट हैज़ अ सीरियस इम्पैक्ट ऑन पीपल। या वो वाला तबका जो जिनके पास पैसा नहीं है, जो तनख्वाहदार तबका है, उनको तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। So we will have to raise interest rates to cut down on spending. So interest rates going up by 200 to 300 basis points looks likely. अली फरीद ख्वाजा साहब, ये फरमाएं कि हाउ डू यू लुक एट द स्टॉक मार्केट, आपको 2023 कैसा देखता है? जी, मेरे कॉलीग्स के लिहाज से उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी है इस साल की, हमारा जो इक्विटी स्ट्रैटेजी रिपोर्ट थी, सो वी थिंक दैट फर्स्ट हाफ जो है इस साल का, उसमें इक्विटी मार्केट्स अंडर परफॉर्म करेंगे। ओवरऑल स्टॉक्स में इंटरेस्ट लो है इन्वेस्टर्स का फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतने हाई है और ऊपर जा रहे हैं, तो वो पीपल प्रेफर टू पुट देयर मनी इन फिक्स इनकम प्रोडक्ट्स। एसेट मैनेजर्स भी जो है अपनी एसेट एलोकेशन जो है वो इक्विटी से कम करके फिक्स इनकम में बढ़ा रहे हैं। फिक्स इनकम के साथ साथ लोग कमोडिटी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मगर इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट कम ही रहेगा जब इंटरेस्ट रेट्स विल रिमेन सो हाई, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू सेक्टर्स जहाँ पे, जिस तरह हमने देखा है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में इस वक्त सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन की खबरें हैं, तो देयर हैज़ बीन अ रैली, सो वी विल सी सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। मगर ब्रॉडली until interest rates are high, until we don't see interest rate peaking, which might be till the last quarter of this year, we won't see much interest in the stock market. ओके, बट इफ़ यू वर टू एडवाइस टू समवन के वो बाजार हिस्से में इन्वेस्ट करे, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? विच सेक्टर्स वुड यू रेकमेंड? जी, तो जैसे हमारे कॉलीग्स के लिहाज से सेक्टर्स लाइक रिफाइनरीज, जिसमें एक्सपेक्टेशन है कि सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट करेगा, और जिस एक्सपेक्टेशन है कि रिफाइनरी पॉलिसी आएगी उसकी वजह से सऊदी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, सो देयर विल बी सम इंटरेस्ट इन दैट, सो दैट्स अ सेक्टर व्हिच वी लाइक। टेक्नोलॉजी सेक्टर इज अगेन अ सेक्टर जिसमें डॉलर की अर्निंग्स है, रुपये की कॉस्ट है, सो इट्स अ नो ब्रेनर एट दिस टाइम। सो एनर्जी, ऑयल एंड गैस सेक्टर, जिसके अंदर oil majors, Mahi Petroleum, um, technology companies, those are the two favorite sectors which we have. And within oil and gas, refinery companies, Okay, like Atak Refinery, etc. right. And how about this auto sector? These cyclicals will not perform until interest rates come down. So if interest rates start coming down in the fourth quarter, तो नॉर्मली सिक्लिकल्स रैली करते हैं उससे 2-3 महीने पहले। तो Okay, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट फोर्थ क्वार्टर में कम होंगे, तो हो सकता है कि थर्ड क्वार्टर में सिक्लिकल में इंटरेस्ट हो, मगर उससे पहले तो हम यही खबरें सुनेंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं और कंज्यूमर फाइनेंसिंग डिक्लाइन हो रही है और प्रोडक्शन कट हो रही है, तो थिंग्स विल बी बैड फॉर सिक्लिकल्स। ओके, ग्रेट। देखिए, जब मार्केट में वॉल्यूम्स कम होते हैं तो वो एक बहुत अच्छा मौका फराहम करती है, वो एक अपॉर्चुनिटी होता है, इट्स अ गुड टाइम कि आप मार्केट में रिफॉर्म कर लें या हाउस इन ऑर्डर कर लें। सो PSX हैज़ बीन स्ट्रगलिंग फॉर लास्ट 3 इयर्स कि वो नया ट्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करे, और इस साल फाइनली मार्च से पहले जो है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है बाय द मिड्स ऑफ फेब्रुअरी। सो उसके साथ ही ऑप्शंस की भी बातें हो रही हैं कि ऑप्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी मार्केट में आ जाएंगे। आपके ख्याल में बाज़ार पे, मार्केट पे, वॉल्यूम पे, इन्वेस्टर सेंटिमेंट पे इसका कैसा असर पड़ेगा? जी, ऑन इट्स ओन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि प्रोडक्ट्स ऐड करने से खुद ब खुद इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना लग जाता। इन दुनिया में होते हैं, हम यहाँ पे लॉन्च करेंगे तो लोग इन्वेस्ट करेंगे। जब तक लोगों का पॉजिटिव रिटर्न नहीं बनता, जब तक लोग पैसा नहीं बनाएँगे, आप उनको ऑप्शंस दे दें, आप उनको ईटीएफ दे दें, आप उनको डेरिवेटिव दे दें, आप उनको फ्यूचर्स दे दें, उन्होंने इन्वेस्ट नहीं करना। सो यू नो, unfortunately, timing wise, I don't think that options will have any impact, मगर it's a good, as आपने जैसे rightly बोला कि it's a good time to introduce new products, मगर we should not expect anything until the market improves. ओके, ग्रेट। अली फरीद ख्वाजा साहब, हम चाहेंगे कि आप कोई अगर मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है।
جی میں تو ہمیشہ آپٹمسٹک رہتا ہوں اور تو میسج میرا آپٹمزم کا یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کی مارکیٹس کو بھی دیکھیں جن کے ساتھ ایسے پرابلمز رہے ہیں، بیلنس آف پیمنٹ کے ایشوز رہے ہیں، تو ایک تو یہ کہ پاکستان وہ واحد ملک نہیں ہے، دنیا کے آلموسٹ ہر ایمرجنگ مارکیٹس میں ایسے ایشو رہتے ہیں۔ ٹرکی کی مثال لے لیں، ٹرکی میں ہر وقت آلموسٹ ہر اگلے سال اس طرح کے بیلنس آف پیمنٹ کے ایشوز رہتے ہیں۔ Last year, Turkey stock market was the best stock performing stock market. It was up 80% in dollar terms. So I think that eventually, this too shall pass. And typically, these are good times to buy because you can buy things at a cheap price. Magar, of course, there's volatility, and of course, there's painful time ahead. And I hope and I pray that we pass this and survive. Tough time. اوکے گریٹ. علی فرید خواجہ صاحب، آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، علی فرید خواجہ نے ہمیں تفصیل کے ساتھ بتایا کہ پاکستان جو ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کی جو جڑ ہے وہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ مینجمنٹ ہے، جس کے بارے میں پریسائسلی اب تقریباً لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس ول تو ہے لیکن کیپیسٹی نہیں ہے، وچ مینس کہ گورنمنٹ جو ادائیگیوں کا بیلنس ہے اس کو مینٹین نہیں کر پا رہی ہے، اور یہ جو بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہے اس کی وجہ سے اب تاجر برادری امپورٹرز جو ہیں وہ بینکوں کے سامنے احتجاج بھی کر رہے ہیں اور بینکوں کے شیشے توڑ پھوڑ بھی کا شکار بھی ہو رہے ہیں. سو گوئنگ فارورڈ لگ یہ رہا ہے کہ اگر 3 ہفتوں میں گورنمنٹ اس مسئلے کو حل نہیں کرتی تو پھر ملک جو ہے وہ اجناس کی شارٹیج کی طرف جا سکتا ہے. جس ملک میں آٹا دال چاول جو ہے امپورٹ ہوتا ہو اور پاکستان کے پاس، اس ملک کے پاس اگر ڈالر نہیں ہو تو میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ملک میں آنے والے دنوں میں کس طرح کی سچویشن ابھر سکتی ہے. سو گوئنگ فارورڈ اگر گورنمنٹ ان اکنامک کرائسس کو سیٹل نہیں کرتی، کوئی اکنامک اسٹریٹجی نہیں بناتی اور پولیٹیکلی چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں کرتی ود دی اپوزیشن، تو پھر لگتا ہے کہ یہ جو کرائسس ہے اکنامک کرائسس سے پولیٹیکل کرائسس، اور پولیٹیکل کرائسس سے فائنلی ایک امن و امان کا مسئلہ بچ جائے گا. سو ناظرین دیکھیں گے اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ یہ سچویشن گورنمنٹ کتنا ہینڈل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور چیزیں گوئنگ فارورڈ کیسے انفولڈ ہوتی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.